अगर आयतुल्लाह अली खामनेई मार दिए गए उनके घर में ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो उन्होंने भी अपने तरीके से उन देशों का उपचार किया है। अब मेजर मोहम्मद अली शाह अगर यही पाकिस्तान कह दे, यही भारत कह दे, फ्रांस कह दे, ब्रिटेन कह दे, यानी जो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो ये कह दे कि अगर हमारे यहाँ पर किसी की हत्या की गई, किसी देश की तरफ से की गई, हमारे तरफ किसी ने आक्रमण किया, तो हम परमाणु युद्ध छेड़ देंगे। तो ऐसे तो हर देश को मनमानी का भी एक तरीका अपनाने का रास्ता मिल जाएगा। जी, आपका बड़ा सवाल है मीनाक्षी। देखिए, इससे डर जाया होता है कि हालांकि किम जोंग उन बहुत डरे हुए हैं। इनको डर सता रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ईरान में हो गया तो यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिए, जो 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली थी, 15 सुप्रीम पीपल्स असेंबली, तो इनके प्योंगयांग में, के कैपिटल में, उसका आर्टिकल 3 नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर पॉलिसी का वो रिवाइज हुआ था। आर्टिकल 3 न्यूक्लियर पॉलिसी का ये रिवाइज हुआ, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसे डर दिखाता है, क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी का इस तरीके से असैसिनेशन हुआ, मुश्तबा खमेनी वहां पर पावर में आए। अब इससे ये साफ दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया भी, वो लग रहा है एक्सपेक्टिंग, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खतरे में है और खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। तो ये बेसिकली इससे, और जो नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है वो लॉयल रह रही है बिल्कुल किम डायनेस्टी के लिए, और वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर देंगे अगर किम जोंग उनको कुछ होता है। उनके दुश्मन अगर उनको असैसिनेट करते हैं, उनको मारते हैं, तो उनकी मिलिट्री डायरेक्टली अटैक लॉन्च कर देगी, और ये परमाणु अटैक में झिझकेंगे नहीं, दे विल नॉट हेजिटेट, वो कर देंगे। तो बिल्कुल इसमें साफ ये है कि भी सर, जो आपने जो बात सवाल किया, अगर ये हिंदुस्तान या अगर कोई और देश में करता तो मतलब देखिए, ऐसी नौबत, पहली बात तो ऐसी नौबत आती ही नहीं कि हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे या कोई और देश स्टेटमेंट दे। पहली बात तो ऐसी कोई नौबत आती नहीं। दूसरी बात, इससे साफ डर दर्शा रहे हो कि किसी भी टाइम उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं डॉक्टर अजताब जी। अब इससे जरा ये बताइएगा कि एशिया में किस तरीके से समीकरण सर बदल जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो क्लियर है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में और उसके बाद ईरान में जो बहुत ही आक्रामक कार्रवाई की है, उससे जो सो कॉल्ड हर्मिट किंगडम कहा जाता है नॉर्थ कोरिया को, जो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहता है और चुपचाप गुपचुप चीजें करता रहता है, और कोई उसको कहने को तो उसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, बट देर इज नथिंग कॉल्ड डेमोक्रेटिक और नथिंग कॉल्ड पीपल्स। ये सारा किम जोंग उन जो कहते हैं वही होता है। इस मामले में डिक्टेटरशिप की अगर चार्ट तैयार की जाए तो शायद वो हिटलर को भी पीछे छोड़ देंगे, अभी जो हाल है वैसे में इनका डर है, और उस डर की वजह से ये सारे चेंजेज हो रहे हैं जो अभी इन्होंने संविधान में चेंज किया है। और संविधान के खास करके जो आर्टिकल 3 में जिसकी बात की हमारे को पैनलिस्ट ने, कि उनको ये डर है कि कहीं हम इस पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका के जो लिस्ट एक बना रखी है, जो 7 या 9 कंट्रीज की, रॉग कंट्रीज जो बिगड़ैल देश हैं, उनकी जो लिस्ट है उसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम है। तो खतरा तो इन पे है, और इसीलिए ये बड़े फूक फूक के कदम भी रखते हैं और अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की इनकी कोशिश है। और निश्चित रूप से इससे जापान, साउथ कोरिया और जो आसपास के देश हैं उनके लिए खतरा बढ़ा है। इनफैक्ट उन्हीं के लिए नहीं, ये अमेरिका तक, चूंकि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक को टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए अमेरिका भी इससे कहीं ना कहीं खार खाया हुआ है। और इसीलिए देख लीजिए कि 2018 और 2019 में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कोशिश की कोरिया से एग्रीमेंट, नॉर्थ कोरिया से एग्रीमेंट करने की। सिंगापुर में एक उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ बातें हुई कि परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर कोशिश करेंगे, यूनिफिकेशन पर भी बात हुई थी। फिर 2019 में भी मीटिंग की उन्होंने, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और कोरिया, नॉर्थ कोरिया अपनी आइसोलेशन में चलता चला गया। और चीन के साथ अब उसकी ऐसी एक तरह से पैठ हो गई है, और दोस्ताना तो पहले से रहा है, तो उसका उसको फायदा मिला है। लेकिन आगे वो कब तक इस तरह से
अपने को आइसोलेशन में रख के चलेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि जो वहां की अभी तो परंपरा रही है, किंग जॉन उन के बाद उनकी बेटी शायद आएगी सत्ता में, क्या होगा नहीं होगा आगे कहना मुश्किल है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से वो खतरा उनके लिए खत्म हो गया है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया यानी कि नो मर्सी न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ जाते जा रहा है निपुर जी। देखिए मीनाक्षी जी, हालांकि मेरे प्रवृत्ति ने सब बता ही दिया। देखिए मैं इस घटना को ऐसे देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कोई भी अगर हमको राष्ट्रीय या बहुत बड़े चेंज देखने को मिलते हैं तो वो बेवजह नहीं होते, उनकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। आज ही अभी ही क्यों नॉर्थ कोरिया ने ऐसा स्टेप लिया, ऐसा कदम उठाया? देखिए जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका वॉर चल रहा है, उस वॉर में ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका चाहता है कि ईरान हार स्वीकार करके पीछे हटे। बात ये तक हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका कोई बड़े हमले करने की सोच रहा हो, और हो सकता है कि अमेरिका कुछ इस प्रकार के बॉम्बिंग भी करे जो न्यूक्लियर वेपन ना हो लेकिन उसके समकक्ष हो। तो ईरान के पास तो एटॉमिक वेपन नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक जो न्यूक्लियर डिफेंस है उसको आगे कर सके। ऐसे में चीन और रशिया उसको सपोर्ट करते हैं और चीन और रशिया डायरेक्ट अमेरिका से सामने आने के लिए तैयार नहीं है, वो बैकग्राउंड के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो चीन का ही एक तरह से कैप्टन है, जैसे जैसे चीन कहता है नॉर्थ कोरिया वैसे करता है। अब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि एक हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स का यूज किया है, और मुझे मानता हूं कि वो चीन के कहने पर किया कि फर्स्ट यूज पॉलिसी। क्या लिखा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर हमारे देश की संप्रभुता, नेतृत्व, शासन व्यवस्था को कोई भी खतरा महसूस होता है या इस प्रकार की कोई परिस्थिति हमारे सामने बनती है तो हम बिना चेतावनी दिए परमाणु भी प्रयोग कर सकते हैं, कि परमाणु हथियार का यूज कर सकते हैं बगैर चैलेंज किए। अब इस प्रकार का जो ये स्टेटमेंट है या इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ये भारत जैसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। इससे एशिया में एक पैनिक फैलेगा और हो सकता है साउथ कोरिया, जापान जैसे देश भी न्यूक्लियर वेपन की बात करना स्टार्ट कर दे। रीजनल जो पावर के अलावा ग्लोबल जो पावर है उनके बीच में पुनः फिर मुझे लग रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। और जैसे इंटरनेशनल जो हमारे नॉर्म्स है, एनपीटी है, सीपीटी, सीटीबीटी है, मुझे लगता है उनके सामने भी एक अच्छा खासा संकट क्रिएट हो गया है कि आखिर ऐसे देश को संभालने तो संभाले कैसे। अमेरिका हमेशा नॉर्थ कोरिया को एक रोग स्टेट की तरह या एक पैरियर स्टेट की तरह कंसीडर करता है कि रोग स्टेट वो जो केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि तानाशाही का ही एक चेहरा है, जहां पर एक परिवार या एक व्यक्ति की एरिस्टोक्रेसी चलती है। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया किसी भी स्टेप को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो भी बचा है चाहे उसकी इकोनॉमी हो कुछ भी हो, वो केवल चीन और रशिया की सपोर्ट के वजह बची हुई है। तो ऐसे में अगर चीन कल को नॉर्थ कोरिया को कोई आदेश देता है तो वो नॉर्थ कोरिया उसको टालेगा नहीं और कोई ना कोई स्टेप नॉर्थ कोरिया ले सकता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक चेतावनी का विषय तो है ही, लेकिन मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसका प्रयोग चीन के द्वारा नॉर्थ कोरिया को सामने कर ईरान के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर तुरंत परमाणु हमला कर दिया गया तो ये डेड है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जैसा हो जाएगा? ग्रुप कैप्टन आशीष साहब, और सबसे ज्यादा डर तो अगर किसी को लग रहा है इस संविधान में परिवर्तन से तो जापान को लग रहा होगा, साउथ कोरिया को लग रहा होगा। ये मामला सिर्फ 2-3 कंट्रीज के डर का नहीं है, ये मामला ग्लोबल ऑर्डर का है। एक ग्लोबल ऑर्डर या एक यूनिवर्सल लॉ होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि वो जब इस किस्म के हादसे होंगे, देखिए इसमें इन्होंने जो एक चेंज किया है उसमें एक मेजर इशू ये है कि इन्होंने किसी न्यूक्लियर अटैक का जिक्र नहीं किया है कि इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा। इन्होंने कहा है किसी भी किस्म का हमला अगर नॉर्थ कोरिया के कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन पे होगा तो ऑटोमेटिक
एटॉमिक रिटेलिएशन होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है कि अगर आपने एक नॉर्मल भी मिसाइल मार दी प्योंगयांग के ऊपर या इनके महल के ऊपर, जिसपे माना जाए कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल किम के पास है। और ये जो इन्होंने जो ऑर्डर अपना साइन कर लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा हुआ है कि इनके कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन पे कोई हमला होगा, नॉट न्यूक्लियर हमला, कोई हमला तो ऑटोमेटिक रिटेलिएशन होगा न्यूक्लियर। तो ये एक मेजर धमकी है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जैसी टूथलेस संस्थाएं जो पिछले कुछ वर्षों से सिर्फ दबे कुचले देशों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं और जो ऑल माइटी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज को सिर्फ देखते रह जाते हैं या एक कागजी कंडेमनेशन। अमेरिका ने आज से कई दशक पहले अपने राष्ट्रपति को लाइसेंस टू किल देकर रखा हुआ है मीनाक्षी, कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ दुनिया के किसी हिस्से में कोई इंसान या कोई बॉडी कुछ प्लान करती पाई जाएगी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द सीनेट कि वो अपनी मिलिट्री यूज करके उस बॉडी या उस इंडिविजुअल के खिलाफ किल ऑर्डर्स दे सकते हैं। अगेन इस ऑर्डर पे अमेरिकन ने ही ऑब्जेक्शंस दिए थे, फिर कई ह्यूमन राइट्स वालों ने ऑब्जेक्शन दशकों से चला आ रहा है, फिर उसमें कुछ रिविजन्स हुए कि सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स को ही हम टेक डाउन करेंगे चाहे वो दुनिया के किसी देश में हो। तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस कहा जाता है कि हमारे देश की अपनी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई अगर अमेरिकन सिटीजन भी कुछ करेगा तो उसके ऊपर अमेरिका अटैक नहीं कर सकता। इट हैज टू बी डन थ्रू अ एक्सचेंज प्रोग्राम, कई सिस्टम्स हैं उसके। तो इस तरह के आदेश दूसरे देशों ने भी कई बार ऐसे जारी किए हैं जिसपे यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडीज को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। नॉट विथ स्टैंडिंग नॉर्थ कोरिया का जो इतिहास रहा है और जो प्रेजेंट है वो इतना ज्यादा क्वेश्चन में है, उनके आर्म्स डेवलपमेंट, उनके न्यूक्लियर पावर, उनके ह्यूमन राइट्स, उनका अपना कमांड एंड कंट्रोल इतना ज्यादा सेंट्रिक है और ये लीडर इनका इतना एक्सेंट्रिक है, इतना पैरानॉइड है अपनी मृत्यु के बारे में कि उसको इस किस्म के पावर या इस किस्म की धमकी देने पे इंटरनेशनल बॉडीज को इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना जो कि एक गलत पावर को अमेरिका काउंटर करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, और इसका जो आउटकम होगा वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो द बॉडी शुड कम टुगेदर एंड ट्राई टू चैलेंज दिस कि अगर ये सही है तो इसके बारे में या तो बातचीत की जाए या कोई कार्रवाई की जरूरत हो तो वो की जाए। जी मीनाक्षी। लेकिन ऐसा नहीं लगता मेजर शाह कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से ये अपनी बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते रहे या संविधान चेंज करते रहे, सीधे सीधे उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है, तो बाकी देश भी अपनी स्ट्रेटजी और संविधान में परिवर्तन करना इस हिसाब से शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, किसी भी देश के संविधान को बदलने वो जाहिर सी बात है और भी देश उससे मोटिवेट हो जाएंगे। तो आपने बताया सही लिखा है बिल्कुल कि इससे और भी देशों पे प्रभाव पड़ेगा और भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी बदलना शुरू कर देंगे। और वैसे भी एक करता है सब करते हैं उसके बाद तो इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि क्यों, हालांकि वो बहुत बड़े डिक्टेटर रह चुके हैं और डिक्टेटर हैं भी, तो मगर इनसे सीधा सीधा बात है कि भी एक खौफ बच जाता है कि अगर इराक के अंदर सुप्रीमों को मार दिया, ये कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। उनकी सेना फट से छोड़ देगी उनके परमाणु हथियार हमले। तो जी हाँ, और बाकी आपको कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं होगा कि और भी देश इससे फिर प्रभावित हो सकते हैं। जी ऐसा लगता है डॉक्टर अजिताभ जी कि जो ये नया परिवर्तन किया गया है ये उनका डर है या फिर शक्ति प्रदर्शन है दुनिया के सामने? नहीं, देखिए, ये अभी जो इमीडिएट कॉज है वो तो ऑब्वियस है कि इनको डर सताया है। हालांकि संविधान में परिवर्तन की बात 2024 में ही किम जोंग उन ने की थी और उसके बाद से ये चेंजेस हुए हैं। बट उसी संविधान का एक डिफेंस क्लॉज है, उसमें ये भी बात कही गई है कि ये जो नॉर्थ कोरिया इज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, ये एक उसमें चर्चा, उसमें संविधान में इस वर्ड की को स्पेशली उल्लेखित किया गया है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने एक डेटरेंस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए वो परमाणु का विकल्प रखता है। इस तरह की बातें हुई हैं, हालांकि ये सब तो पेपर में होता है। दूसरी तरफ देख लीजिए, खतरा इससे इन सारे देशों को, अमेरिका तक को है और जो इसके पड़ोसी देश हैं जापान और दक्षिण कोरिया को तो है ही है। इसीलिए आप देखिए, अमेरिका से जो एग्रीमेंट हुआ है
उसमें आज अमेरिका की सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ सैनिक की बात की जाए तो लगभग 54,000 अमेरिकी सैनिक जापान में तैनात हैं और लगभग मुझे लगता है 12-15 हजार सैनिक अमेरिकन सैनिक साउथ कोरिया में भी तैनात हैं, नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए और एक तरह से कहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी। दूसरी तरफ देखिए जापान और साउथ कोरिया दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये लोग वेपन्स डेवलपमेंट से बचते रहे हैं, अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए एग्रीमेंट के तहत भी। लेकिन ऑफ लेट अगर देखा जाए तो जापान ने इसी 1 महीने पहले अनाउंस किया है और उसने अब अपने वेपन्स को बेचने की और उसको उसकी क्षमता बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। तो अब जापान इन सुरक्षा कारणों से और नॉर्थ कोरिया जिस तरह से एक रॉग स्टेट जो कह लीजिए कि बिगड़ैल राष्ट्र के रूप में जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, उससे अब जापान और साउथ कोरिया डरे हुए भी हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अब खुल के आगे आ रहे हैं और जो चीजें उन्होंने बंद कर रखी थी सुरक्षा के मामले में, वेपन्स डेवलपमेंट के मामले में, वो अब वो खोल रहे हैं। अब वो प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका से तो उनके जो है वो अपनी जगह एग्रीमेंट है। तो निश्चित रूप से ये नॉर्थ कोरिया का डर भी है, अपने को बचाने के लिए ज्यादा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज देख लीजिए ईरान की क्या हालत हुई है, या फॉर दैट मैटर चाइना भी की भी मजबूरी दिखी है पूरे विश्व को कि किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए चाइना ना ईरान के बचाव के लिए आया और ना वेनेजुएला के लिए आया, जो दोनों देश चाइना के बहुत करीब थे। चाइना उनसे बहुत बड़ा व्यापार भी ले रहा था और तेल सस्ते दामों पे खरीद रहा था। आज चाइना को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वेनेजुएला और ईरान के जो हालात हुए उससे। तो निश्चित रूप से चाइना इससे कहीं ना कहीं सशंकित है और खुल के नहीं आ पा रहा है। तो चाइना के भी लिमिटेशंस हैं। ऐसे में ये कहना कि इन सब इस तरह की एक्टिविटी करके संविधान में चेंजेस लाके नॉर्थ कोरिया अपने आप को फुल प्रूफ कर लेगा, ये कोई कहना मुश्किल है। और न्यूक्लियर डिटरेंस तो हो सकता है, लेकिन ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगा ऐसा नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल, सवाल यही है निपुण जी कि अगर ये बिना किसी नए आदेश के कभी भी कहीं पर भी हमला करने के लिए तैयार है, तत्पर है, सक्षम है, तो ये दुनिया भर में किस तरीके का बड़ा खतरा लेकर के आएगा? दुनिया कितनी असुरक्षित? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम लोग एटॉमिक प्रोग्राम को देखते हैं या एटॉमिक वेपन को देखते हैं, तो हम लोग हमेशा एक बात यूज करते हैं कि एटॉमिक वेपन का यूज कभी भी कोई भी कंट्री तभी करता है जब वो ये मान लेता है कि मुझको भी खत्म होना है। क्योंकि जब वो किसी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा, और उस स्थिति में वो देश कितना बचेगा, ये वो देश भी, भाई एक बार आप किसी पे अटैक करेंगे, दूसरा देश आप पे कितनी भारी मात्रा में अटैक करेगा इसका कैलकुलेशन तो उनके पास भी नहीं होगा, और हो सकता है कि आपका वजूद ही समाप्त हो जाए। तो मैं तो हमेशा मानता हूं कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कोई भी देश तभी करता है जब वो ये ठान लेगा कि मुझे खत्म होना ही होना है आज की डेट में। क्योंकि 1945 तो नहीं है कि केवल अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन था और किसी के पास नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी में गिराया तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, रीजन क्योंकि केवल उसी के पास था। पर आज तो हम देखते हैं अन्य कई कंट्रीज के पास, अन्य कई देशों के पास में है। एक तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जब कोई धमकी देता है, इस प्रकार चेंजेस करता है, तो मैं इसको केवल और केवल एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए या एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह मैं इसको देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह फैक्ट है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एशिया के अंदर भी, चाहे वो जापान और साउथ कोरिया, सबसे पहला डर तो उन्हीं को और खासतौर से साउथ कोरिया को रहता है कि नॉर्थ कोरिया अगर इस प्रकार के चेंजेस करता है तो साउथ कोरिया का क्या होगा। तो वहां पर इस बात का पैनिक फैलना, या फिर हम कह सकते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाना है, रीजनल एक न्यूक्लियर वेपन की रेस का होना, ये देख सकते हैं ग्लोबल जो कंट्रीज हैं। क्योंकि अगर आज एक देश इसका यूज करता है तो फिर हर देश के लिए बाध्यता हो जाएगी कि वो भी अपने यहाँ पर क्या करे, न्यूक्लियर वेपन रखे। जब हम नो फर्स्ट यूज कहते हैं तो नो फर्स्ट यूज कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई देश हम पर अटैक करेगा तब हम अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ही किसी पर अटैक कर सकता है, लेकिन
ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी जरा ये भी बताइएगा कि अगर दुनिया भर में इसी तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी जाए और दूसरी तरफ दूसरे देश ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अपनाना शुरू कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्थ कोरिया अगर हमला करे उसके पहले ही अमेरिका हमला करे उसके पहले मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ही हमला कर दे, तो फिर ऐसे मामले में क्या करेगा नॉर्थ कोरिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के दौरान? हाँ देखिए, तो इसको हम दो अलग अलग हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं मीनाक्षी। एक कि ये जो अचानक से इन्होंने इंक्लूड किया है, इसके पीछे जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे कि इसके पीछे उसका अपना पैरानोया है, उसको अपनी मौत का भय है, और ऐसे में ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। बिकॉज अगर पूरी दुनिया में आप थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट असेसमेंट करते हैं तो आपको कुछ 1-2 रोग नेशंस, 3 या 4 प्रॉक्सी जो आर्मीज हैं, और एक आपका नेबर है। यही 4-5 के बारे में ये असेसमेंट किया जाता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन, चाहे जितने भी छोटी पोटेंसी के हों, 25-50 पाउंड, जैसा कि पड़ोसी लोग कहते हैं कि हम पाव किलो के रखते हैं, इनको नहीं पता इसका रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट, इसका जो डिस्ट्रक्शन है कितना मैसिव है, तो इन लोगों के पास से उसको हटाने की जरूरत होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।